किया हिंदुस्तान की आवाम में। ये वही शेर है जो 544 पार्लियामेंट मेंबरों का मुंह बंद किया 2007 में। राज करने सारी वजह तो साड़ी पोप कर जबरदस्त सारी तमाम राज करने उमर साहब आगे बढ़ो। शेर कश्मीर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिसने हमारी पहचान बनाई। उमर साहब आगे बढ़ो। अनंतनाग पार्लियामानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब पीर मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान जनाब सैयद तौकीर साहब, यहाँ तक शुमारी कश्मीर से हमारे साथ आए हुए हमारे मेहमान और साथी सलामदीन बजाज साहब, मेरे सीनियर साथी और 2-3 इलेक्शनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से कैंडिडेट जनाब अईगामी साहब, शेख मुश्ताक अहमद साहब, गुलाम कादिर भट्ट साहब, हाजी बशीर अहमद कारी साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ुलमा इकराम, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं कोई छुपी बात है नहीं। 23 तारीख को एक इम्तिहान है, उसको आप सेमीफाइनल के तौर पे समझ लीजिए। यहाँ के लोगों ने फैसला करना है कि किस नुमाइंदे को दिल्ली भेजना है सबसे बड़े ऐलान में हमारी नुमाइंदगी करने के लिए। कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे नुमाइंदे हैं, लेकिन रियासत के हालात को देखते हुए, रियासत के सामने जो चैलेंज है, जो मुकाबले हैं, जो साजिशें आज इस रियासत के खिलाफ रचाई जा रही है, इन सब चीज को देखते हुए आवाम को यह फैसला करना होगा कि सबसे बेहतरीन नुमाइंदा कौन है जो हमारी खिदमत कर पाएगा। और आज के दिन में सबसे बड़ा खतरा जो इस रियासत को है वो हमारी पहचान को है, हमारी शनाख्त को है, हमारी खसूसी पोजीशन को है। आज बार बार जब हम बीजेपी के लीडरान को सुनते हैं, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे बीजेपी का प्रेसिडेंट हो, चाहे रियासत मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, जो भी हो, हर तकरीर में कहीं ना कहीं, चाहे उनका ये इंतखाबी मंशूर हो, हर जगह अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो रियासत जम्मू कश्मीर के 370 को हटाने या रियासत जम्मू कश्मीर के 35A को हटाने की बात होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि 35A या 370 को बचाने से हमें क्या फायदा, हमें आखिरकार इससे मिला क्या? हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना ये क्या कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, हमारा अपना आईन है, लेकिन इससे हमारा पेट नहीं भरता। हमारा पेट जो है कमाई से भरता है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब ये मुल्क आजाद हुआ, यहाँ चंद ही लोग जो है जमीन के मालिक थे। जिस जमीन पे आज ये हमारा जलसा हो रहा है, इसका
beraber berbuat mimpi jangan coba çaldı. जैसे मैं कह रहा था, जिस जमीन पे आज हमारा प्रोग्राम है, जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस जमीन का मालिकाना हक किसी और का, लेकिन जमीन पे काम करने वाला कोई और था। मेहनत मजदूरी किसी और की होती थी, लेकिन उस मजदूरी का फायदा किसी और को जाता था। रातों रात बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जमीन के मालिकाना हक उन लोगों को दिए जो जमीन पे काम कर रहे थे। और ये काम हो नहीं पाता अगर इस रियासत की अपना आईन नहीं होता, अगर अपनी खसूसी पोजीशन नहीं होती। जिस चीज को हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका आप फॉर्म भर के सर्टिफिकेट अपने उंगली के निशान डलवा के करते हो, अगर स्टेट सब्जेक्ट का कानून उस वक्त इस रियासत में नहीं होता, जमीन के मालिकाना हक जो है यहाँ के लोगों को मिल नहीं पाते। यही तभी आप देखिए, बाकी हिंदुस्तान में एक और ऐसा मिसाल आपको नहीं मिलेगा जहां जमीन के मालिकाना हक जो है यहाँ के लोगों को मिले। इसलिए तो ये बात दूसरों के गले से उतरती नहीं है, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो यूपी, महाराष्ट्र या किसी और रियासत के हों। बीजेपी या आरएसएस के लोग जो है उनको गले से उतरता नहीं है कि यहाँ के लोग जो है उनको जमीनों का मालिकाना हक मिला बिना मुआवजा, बिना कुछ मांगे, और ये हक हमसे छीनना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं जंगलों के ऊपर जो हक था आहिस्ता आहिस्ता छीना गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको भी छीनने की बराबर जो है कोशिश की जा रही है। इसलिए होशियार रहना। जब हम कहते हैं 35A और 370 को बचाना है, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ ज़बानी बातें नहीं है, ये सिर्फ कोई आईन की किताब नहीं है। ये जब हम अपनी पहचान की बात करते हैं, हमारा मुस्तकबिल इस कानून के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जमीनें इस कानून के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी कमाई और हमारी पहचान जो है इस कानून के साथ जुड़ा हुआ है। और जब इस कानून को बचाने की बात आ जाती है तो कानून को बचाने वाला कानून लिखने वाला ही बेहतर कर पाएगा। जस्टिस हसनैन मसूदी साहब सियासतदान तो नहीं है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हमने जनूबी कश्मीर के लिए किसी सियासतदान को मैंडेट क्यों नहीं दिया, किसी ठेकेदार को मैंडेट क्यों नहीं दिया जिसके जेब नोटों से भरे हुए हों। हमने आखिरकार एक जज को हाई कोर्ट से लाके सियासी मैदान में क्यों उतारा? और मेरा जवाब उनको यह होता है कि जो आने वाला मुकाबला हमें करना होगा, जिन साजिशों का हमें मुकाबला करना होगा, हमें उस ऐवान में उस शख्स को भेजना चाहिए जो मुल्क के आईन को जानता हो, जो रियासत के आईन को जानता हो, जो कानून के बारे में जानता हो, जिसको जब पार्लियामेंट में कहा जाए कि हसनैन मसूदी साहब अपनी रियासत की बात करें तो उठ के खड़ा होकर कह सके कि 35A का मतलब क्या है, 370 का मतलब क्या है, हम किन हालात में हिंदुस्तान का हिस्सा बने। और अगर 370 को नुकसान किया जाता है तो उस रिश्ते को क्या नुकसान होगा, वो
हुसैन मसूदी साहब ही वहां पे बेहतर अंदाज में समझा पाएंगे। जब 370 को नुकसान होता है उसका सीधा सीधा असर आप पे पड़ता है। मिसाल के तौर पे जो पिछली हुकूमत ने जीएसटी का कानून लाया, उस जीएसटी के कानून से 370 को नुकसान हुआ, लेकिन उस जीएसटी का सीधा सीधा असर आप पे पड़ा। मैं छोटी सी एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा, किस तरह महंगाई बढ़ी उस जीएसटी के कानून के तहत। आप सबों के हाथ में मोबाइल फोन है जिसके तहत आप अभी रील उठा रहे हो। इस मोबाइल फोन में आप लोग पैसा भरते हो और उस पैसे का फिर आप टेलीफोन इस्तेमाल करते हो। मेरे दौरे हुकूमत में जब आप इस मोबाइल फोन में पैसा भरने के लिए दुकानदार के पास जाते थे, दुकानदार को आप 100 रुपए देते थे और 100 के 100 रुपए आपके मोबाइल फोन में चढ़ता था। आज जब आप दुकानदार के पास इस मोबाइल फोन में पैसा भरवाने जाते हो, आप दुकानदार को 100 रुपए देते हो, लेकिन दुकानदार वहीं से 18 रुपए काट के बाकी पैसे आपके मोबाइल में डालता है। 9 रुपए मोदी साहब के खजाने में चले जाते हैं और 9 रुपए पहले महबूबा मुफ्ती साहबा और अब मलिक साहब के खजाने में जाते हैं। ये सीधा सीधा जीएसटी का असर है। मामूली सा एक मिसाल, पता नहीं कितनी और चीजों पे इन्होंने टैक्स चढ़ाया, कितनी और चीजों को और महंगा बनाया। रोजगार कहीं नहीं, नौकरियां कहीं नहीं, टूरिज्म कहीं नहीं, हमारे गुजर बकरवाल भाइयों के लिए जंगल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, लेकिन सख्ती में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। और आज भी वो सख्ती जाहिर है। आज हम अपने हाईवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ लामू कोकरनाग से हमारी किसी माँ या बेटी का डिलीवरी का केस हो, जिसके लिए उनको श्रीनगर ले जाना पड़े ललदत अस्पताल, हम सड़क के जरिए उनको ले नहीं सकते। आज किसी मरीज को अगर हमें एसएमएचएस अस्पताल या सौरा अस्पताल लेना हो श्रीनगर, हफ्ते में 2 दिन हम अपने हाईवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे गुजर बकरवाल भाई जो इस वक्त अपने माल मवेशी को ऊपर पहाड़ी पे ले जाते हैं, इन्हीं सड़कों के जरिए हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को कहा गया है कि आप हाईवे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, किसी और सड़क के जरिए जाइए। ये आज इस रियासत का हाल। पिछले 5 साल हिसाब किताब निकालिए और देखिए इनका कौन सा वादा है जो इन्होंने पूरा किया हो। तरक्याती कामकाज कहीं नहीं, अमन कहीं नहीं, बातचीत कहीं नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इन्होंने कहा था रिश्ते बेहतर होंगे, अब तो जंग के बादल बार बार नजर आते हैं। मिलिटेंसी का एक नई शुरुआत। हमारे पढ़े लिखे बच्चे, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, कोई कश्मीर यूनिवर्सिटी में बच्चों को तालीम फराहम कर रहा है, कोई कहीं और पढ़ लिख के वापस आया है। हमारी ये उम्मीद थी कि इस रियासत का मुस्तकबिल बेहतर करेगा, लेकिन पिछले 5 साल की रियासत के हालात को देखते हुए वो इतने परेशान और इतने नाराज हुए कि उन्होंने बंदूक का रास्ता इख्तियार किया। हमें इस रियासत को इन हालात से बचाना है। हमें इस रियासत में तरक्की का वो नया दौर शुरू करना है। हमें इस रियासत में इंसाफ लाना है, और वो इंसाफ जिसके लिए लोग रिश्वत जो है उनको ना देना पड़े। यहाँ लोग कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिए, ये करम दवात वाले आएंगे और कहेंगे हमने बैंक में लगाए, हमने यहाँ पे लगाए, हमने डेली वेजर लगाए, लेकिन ये बताना भूल जाएंगे कि उस नौकरी को हासिल करने के लिए कितनी रिश्वत मांगी गई। हर पीडीपी के जलसे में कोई ना कोई नौजवान खड़े होकर कहता है कि मैंने जो रिश्वत दी थी नौकरी हासिल करने के लिए, मेरा वो ऑर्डर कहाँ गया, मुझे वो नौकरी मिली क्यों नहीं। जिस तरक्की का आपने 4-5 साल पहले उम्मीद रखी थी, वो टनल, जिस टनल के तहत हम किश्तवाड़ से मिले, जिस टनल के तहत हम जम्मू से मिले,
वो ख्वाब ही रह गया। जिन सड़कों से के जरिए हम टूरिस्ट का इंतजार कर रहे थे, मेरी हुकूमत में हमने हट बनाए, मेरी हुकूमत में हमने गेस्ट हाउस बनाए, हमने क्लब बनाए, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ ब्रांड का गरीब नौजवान जो है वो या तो सूमो चलाएगा, टूरिस्ट की गाड़ी चलाएगा, कोई रेस्टोरेंट या होटल खोलेगा, इज्जत की रोजी रोटी जो है कमाने का उसको नसीब हासिल होगा। लेकिन इन लोगों ने 5 साल में तबाही और बर्बादी के अलावा इस रियासत को कुछ नहीं दिया। आज भी बड़ी बड़ी बातें हैरान होता हूं जब मैं मरकज से सुनता हूं या रियासती हुकूमत से सुनता हूं कि हर घर को उन्होंने बिजली से जोड़ा। यहाँ इतने सारे मेरे गुजर बकरवाल भाई बैठे हैं जिन्होंने शायद घर में अभी तक बिजली का बल्ब ना देखा हो, नहीं देखा है। मोदी साहब कहते हैं कि उन्होंने हर किसी को गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया। हाँ जनाब, दिया था आपने गैस का सिलेंडर और चूल्हा, लेकिन आप ये लोगों को बताना भूल गए कि इस गैस में बार बार जो है भरने का काम होगा। और हमारे गरीब लोग, खासकर हमारे गुजर बकरवाल भाई, जब उस सिलेंडर में दोबारा गैस भरवाने गए और दुकानदार ने कहा पहले 1000 रुपए दे दो फिर मैं गैस भरूंगा, इन्होंने सिलेंडर वहीं छोड़ दिया। तो जनाब उस सिलेंडर को मैं क्या करूंगा, तो 1000 रुपए है नहीं इसमें गैस भरने के लिए। यही है इनका धोखा, यही है इनका धोखा, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनके इरादे सही नहीं थे। महबूबा मुफ्ती आज भी कहती हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ 2016 में हाथ मिलाया, इस गर्ज से नहीं कि रियासत में तरक्की होगी, इस गर्ज से नहीं कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इस गर्ज से नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, इस गर्ज से नहीं कि हम अपनी रियासत के आईन को या झंडे को बचा पाएंगे। उन्होंने खुद माना कि 2016 में उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात को बचाने के लिए, क्योंकि उनको डर था कि उनकी जमात टूट जाएगी। तो जमात को बचाने के लिए उन्होंने रियासत का बेड़ा गर्क किया। अब खुदारा मुझे बताइए, जिस शख्स ने पहले ही अपनी जमात को बचाने के लिए अपनी रियासत का सौदा किया है, क्या वो दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे? करेंगे। एतमाद कैसे होगा हमें उन पे? मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि पिछले 5 साल का आप हिसाब किताब पहले इस सेमीफाइनल में करिए। जो इन्होंने धोखे दिए, जो इन्होंने खून खराबे का एक नया सिलसिला यहाँ शुरू किया, जो इन्होंने पैलेट गन इस्तेमाल करके हमारी माँ, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को उनकी आंखों की रोशनी छीनी, जो सख्तियां यहाँ पे हुए, जो क्रैकडाउन यहाँ पे हुए, जो तबाही और बर्बादी यहाँ पे आई, इसके लिए आप लोग इन लोगों से जवाब हासिल करिए। 23 अप्रैल को यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, पहले सेमीफाइनल है। उस सेमीफाइनल में हमारे उम्मीदवार जो है जनाब हसन मसूदी साहब हैं, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल होगा, बड़ा इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान रियासत की हुकूमत को बनाने का होगा, उसमें हमें अपना MLA चुनना होगा। हमने तो पहले ही जनाब जज तौकीर साहब को जज की कुर्सी से उतार के कहा कि आप सियासी कुर्सी पे आ जाए, लेकिन जहां पे तौकीर साहब हमारे उम्मीदवार होंगे वहां पे हम अपने अरिगामी साहब को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत की उन्होंने, बहुत कोशिश की अरिगामी साहब ने यहां से कामयाबी हासिल करने की। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, कामयाबी जो है सबसे पहले अल्लाह ताला के हाथ में होती है और फिर लोगों के हाथ में होती है। अल्लाह ताला को शायद पिछले इलेक्शनों में मंजूर नहीं था अरिगामी साहब का इलेक्शन जीतना, लेकिन मैं इस स्टेज के जरिए अरिगामी साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं और वादा करूंगा, जनाब आप तौकीर साहब को जितवाइए, आपके हाथ में खुद मजबूत कर लूंगा। आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे साथी हो, आपने मेरे साथ मुश्किल दौर में काम किया और मैं आपको इस तरह
खाली हाथ छोड़ूंगा नहीं, इंशाल्लाह आपके हाथ मजबूत करूंगा और आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप भी इस गरीब इलाके की यहाँ पे खिदमत कर पाए और यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ हासिल कर पाए। आइए सामने, आइए सामने, इन दोनों के मैं हाथ यहाँ रख रहा हूँ, ये दोनों मिलके इस इलाके की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह इस इलाके को ऊपर उठाएंगे। अब सिर्फ 23 मई को आपने अली रानी साहब का और तौकीर साहब के हाथ मजबूत करने हैं। जनाब हसनैन मसूदी साहब को यहाँ से कामयाब करके अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। इन अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।